हाय दोस्तों। अभी तक हम लोग जो मेनली बात किए हैं डीसी मशीन के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन पे अपना फोकस रखा है। उसके अंदर भी स्पेशली हमने आर्मेचर वाइंडिंग पे काफी फोकस किया है और आर्मेचर वाइंडिंग के हमने जनरल एस्पेक्ट्स देखे हैं, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, उससे जुड़ी अलग अलग टर्म्स के बारे में पढ़ा है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, आर्मेचर वाइंडिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये जनरल हैं, ये डीसी मशीन से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, दे कैन बी कैरिड ओवर टू सिंक्रोनस एज वेल एज इंडक्शन मशीन। और इवन अभी आर्मेचर वाइंडिंग की ही अगर मैं बात करूं तो आर्मेचर वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अभी मैंने एसी वाइंडिंग्स के बारे में बात नहीं की है। मैंने मेनली बात सिर्फ किस पे की है, डीसी पे। जब हम एसी वाइंडिंग्स की बात करेंगे तो हम करेंगे सिंक्रोनस मशीन के अंदर। इसीलिए आर्मेचर वाइंडिंग जो है काफी बड़ा और एक काफी जनरल टॉपिक है, जो कि दो चैप्टर्स में हम डिवाइड कर देते हैं, डीसी और सिंक्रोनस, ठीक है। बट अभी जितना डीसी के लिए हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए उतना हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में। अब हम आगे की बात करेंगे तो अगले कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो डीसी मशीन के कंसेप्चुअल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है, ठीक है। तो आज के अपने वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज योर कम्यूटेशन। अब देखो, कम्यूटेटर के बारे में हमने काफी सारी बातें की हैं। क्या बातें की हैं कम्यूटेटर के बारे में? मैंने सबसे पहले एक चीज आपको बताई थी कि कम्यूटेटर एक ऐसी डिवाइस है डीसी मशीन के अंदर जो जनरेटर में एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और मोटर में सप्लाई से आने वाले डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। और साथ ही साथ मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, कम्यूटेटर का दूसरा पर्पस ये होता है, रोटर का जो एमएमएफ है दैट शुड बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर एमएमएफ। और डीसी मशीन के अंदर स्टेटर का एमएमएफ स्टेशनरी था, इसलिए रोटर का एमएमएफ भी क्या रहना चाहिए था, स्टेशनरी। तो हमने ये भी बोल दिया था कि कम्यूटेटर का दूसरा पर्पस है टू कीप आर्मेचर एमएमएफ स्टेशनरी, जबकि एक्चुअल में वो स्टेशनरी नहीं रखता। It rotates armature MMF at the same speed as the stator MMF। अब यहां पे स्टेटर एमएमएफ स्टेशनरी था इसीलिए उसने उसको भी स्टेशनरी रखा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कम्यूटेशन प्रोसेस की। ये कम्यूटेशन एज अ प्रोसेस, इससे क्या समझते हैं? अब देखो, कम्यूटेशन ऐसा होता है ना कि ये जो टर्म है ये काफी जनरल है। कम्यूटेशन का मतलब पहली बात तो ये होता है टेकिंग द करंट अवे फ्रॉम अ डिवाइस। किसी डिवाइस से करंट हटा देने प्रोसेस को बोलते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कवर करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, टर्न ऑफ, किसी डिवाइस को बंद करना। डिवाइस को बंद करने का मतलब है उसके करंट को जीरो करना या उस डिवाइस के करंट को रिमूव करना। ऐसे ही डीसी मशीन में कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, किसी कॉइल के करंट को रिवर्स करना। यानी अगर कॉइल का करंट डॉट था तो कम्यूटेशन के बाद वो क्रॉस हो जाए, इस प्रोसेस को बोला जाता है कम्यूटेशन। तो इसमें लिखना, कम्यूटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग द करंट अवे फ्रॉम अ डिवाइस। नेक्स्ट पॉइंट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीसी मशीन commutation implies the reversal of current in a coil. The reversal of current in a coil. Next point, whenever a coil crosses a brush, the current in the coil is reversed. The current in the coil is reversed. ठीक है, जब कोई कॉइल ब्रश को क्रॉस करती है तब उसका करंट रिवर्स हो जाता है। अब क्या होता है, देखो, हम ये कहते हैं कि कितने पैरेलल पाथ होते हैं एक डीसी मशीन के अंदर, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ वाइंडिंग पे। क्योंकि भाई अगर लैप वाइंडिंग है तो पोल्स के बराबर होंगे और वेव वाइंडिंग है तो दो होंगे। तो पैरेलल पाथ हम लिख देते हैं ए। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक कॉइल में कितना करंट जाएगा, टोटल करंट जो होता है रोटर का या आर्मेचर का वो Ia होता है। तो पर कॉइल जो करंट जाता है दैट इज Ia बाय ए। Ia बाय ए करंट जाता है। तो हम ये कहते हैं ड्यूरिंग कम्यूटेशन, इसको मैं IC बोल देता हूं, ड्यूरिंग कम्यूटेशन
करंट इन कॉइल changes from IC to माइनस IC या अपोजिट, या तो IC से माइनस IC हो जाएगा या माइनस IC से प्लस IC हो जाएगा, और उसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कम्यूटेशन। अब हमें ग्राफिकली ये देखना है, यानी कि डायग्राम के टर्म्स में समझना है कि ये करंट रिवर्सल होता कैसे है। अब इसके लिए देखो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ कॉइल्स ले लेता हूं, इस तरह से ना ये कॉइल लगातार में बनी है, लेकिन इस कॉइल को हमने टर्मिनल्स निकाल के किससे जोड़ा हुआ है, ये कॉइल को हमने जोड़ा हुआ है कम्यूटेटर से। यहां मैं कम्यूटेटर भी दिखाऊंगा और यहां मैं ब्रशेस भी दिखाऊंगा। जैसे देखो, एक कम्यूटेटर, दो कम्यूटेटर, तीन कम्यूटेटर, चार कम्यूटेटर। मान लो अब ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब ये जो कॉइल है हमें फोकस इस वाली कॉइल पे करना है, 1 वाली कॉइल पे, या इस कॉइल को मैं बोल देता हूं ए वाली कॉइल पे। सपोज अब यहां पे हमारा ब्रश है, ब्रश के दोनों तरफ हमेशा करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे देखो, ये IC, ये IC, ये IC, इधर से करंट उल्टे हो जाएंगे, जहां जिस कम्यूटेटर पे ब्रश आ गया उसके दोनों तरफ करंट अपोजिट। तो इधर करंट आ गया 2IC, तो इस ब्रश से कितना करंट निकलेगा, 2IC। अब मुझे ये देखना है कि जब आर्मेचर रोटेट करेगा, कम्यूटेटर रोटेट करेगा, तो किस तरह से ये जो कॉइल ए है इसका करंट चेंज होता है। अब हम ये मान लेते हैं जो आर्मेचर है, आर्मेचर का रोटेशन हमेशा राइट में मानते हो ना, तो हम ये भी जानते हैं कि आर्मेचर के साथ साथ कम्यूटेटर भी रोटेट करेगा। अब दो चीजों को रोटेट कराने से अच्छा है कि आर्मेचर को स्टेशनरी मान लो और ब्रश को उल्टा घुमा दो, जबकि प्रैक्टिकली क्या होता है, रोटर घूमता है, उससे जुड़ा कम्यूटेटर घूमता है और ब्रशेज रहते हैं अपने स्टेशनरी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आर्मेचर को रोटेशन ना मानते हुए क्या मान लो, ब्रशेज का रोटेशन मान लो अपोजिट टू आर्मेचर। तो इसमें लिख लेना, एज्यूमिंग आर्मेचर एज स्टेशनरी, we can assume brushes to be rotating opposite to armature, opposite to armature। अब ये मान लो ये इनिशियल कंडीशन है, आर्मेचर राइट में रोटेट कर रहा है, उसके लिए ये मान सकते हो कि अपना ब्रश लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है, हमने 4 टर्मिनल निकाले हुए हैं ना, तो ये 4 टर्मिनल आ गए। ठीक है ना, अब इसके बाद 1 2 3, अब ये 4 टर्मिनल्स हैं। अब ब्रश क्या होगा, थोड़ा सा 2 में एंटर कर जाएगा। ब्रश अगर थोड़ा सा 2 में एंटर कर गया तो अब वो दो करंट्स लेने लगेगा, 1 और 2। कम्यूटेशन के दौरान कभी भी ब्रश के करंट पे असर नहीं पड़ता, इट शुड रिमेन 2IC। अब देखो क्या होगा, ये IC है, ये IC है। अब क्या होता है, कुछ करंट यहां से भी जाने लगेगा, ब्रश आ गया ना, IC माइनस I2, ये वाली कॉइल A है, इधर से IC, इधर से IC, तो इस वाले टर्मिनल में कितना करंट है, 2IC माइनस I2। हमने सिर्फ KCL लगाया है। अब ये I2, ये 2IC माइनस I2, तो नीचे क्या आ गया, 2IC। अब देखो, पहले जो कॉइल A थी उसका करंट था IC, अब है IC माइनस I2, यानी कॉइल A का करंट रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये ब्रश जो है ये दोनों कॉइल्स के बीच में ना सिमेट्रिकली आ जाएगा, या दोनों कम्यूटेटर के बीच में सिमेट्रिकली प्लेस हो जाएगा। अभी इसका ज्यादा हिस्सा जो है ना 1 में है और इसका कम हिस्सा जो है 2 में है। ठीक है,
अगला फिगर देखो। अब क्या होता है, मैं ये बोल रहा हूं कि ब्रश दोनों के बीच में एकदम सिमेट्रिकली लाई कर जाए। 1 2 3, ये वाली कॉइल अपनी ए है। ब्रश अगर एग्जैक्टली दोनों के बीच में आ गया, अब वो दोनों से ही बराबर करंट लेने वाला है ब्रश, और ब्रश को चाहिए कितना, 2IC, दोनों से बराबर आने वाला है। तो देखो यहां से IC आया, यहां से IC आया, यहां से क्या हुआ, IC नीचे चला गया। यहां से तो IC उल्टा चल रहा था, यहां से भी उल्टा चल रहा था, और यहां से भी IC नीचे चला गया। यानी ये कॉइल ए के अंदर 0 एंपियर करंट रह गया। तो ब्रश में अभी भी कितना आ रहा है, 2IC। ब्रश के करंट पे कभी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रश का करंट वो है जो लोड में जाएगा या जो मोटर में सप्लाई से आ रहा है, वो करंट डीसी है। इट विल नेवर चेंज। चेंज कौन सा करंट होना है हमारा, कॉइल का। तो इस समय पे कॉइल का करंट देखो, पहले IC था, कम होने लगा, कम होते होते 0 चला गया। लेकिन मैंने ये बोला था कम्यूटेशन का मतलब है करंट का रिवर्सल। तो अब बात ये आती है, इसके बाद क्या होना चाहिए, 0 जाने के बाद, 0 जाने के बाद रिवर्सल स्टार्ट होना चाहिए। अब रिवर्सल स्टार्ट होने के लिए क्या होता है, देखो ये फिर से हमने कॉइल बना ली, 4 टर्मिनल निकाल लो। ठीक है, अब क्या होगा, पहले तो देखो ब्रश 1 पे था, फिर 1 से थोड़ा सा चला गया 2 में, फिर 1 और 2 में बराबर आ गया, अब 2 में ज्यादा और 1 में कम। अब ज्यादा 2 में है, जब ज्यादा 2 में है तो 2 वाले से करंट ज्यादा लेगा, 1 वाले से कम। तो मान लो इधर से IC आया, इधर से IC आया, तो इधर भी कितना गया, IC। अब सपोज इधर से I1 गया, ये वाली कॉइल ए है ना अपनी, ए मैं ऊपर लिख देता हूं, एक काम करता हूं, इधर से भी IC आ रहा है, इधर भी IC, इधर मान लो, या एक काम करो अभी इसको रहने दो, इसको मान लो I, या फिर इसको कैसे दिखा सकते हो, मेरे हिसाब से इसको I1 मान लो, या IC माइनस I1, और ये 2IC माइनस I1, ऐसा मान सकते हो। ठीक है, अब देखो फिर भी ब्रश से निकलने वाला कितना करंट हो गया, 2IC। और जो कॉइल ए है, कॉइल ए का करंट देखो पहले राइट में था, फिर वो 0 गया, अब वो लेफ्ट में आ गया। और फाइनल कंडीशन क्या होगी कि ये ब्रश पूरा का पूरा ही किस में आ जाए, जब ब्रश पूरा का पूरा जब ये 2 में आ जाए। अगर ये पूरा का पूरा 2 में आ गया, तब ये सिर्फ 2 से ही करंट लेगा, 1 से करंट नहीं लेगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये कॉइल है ए। अब जब ब्रश हमारा पूरा 2 पे आ गया, तो नाउ ब्रश विल ओनली टेक करंट फ्रॉम 2, नॉट फ्रॉम 1। तो क्या होगा, ब्रश के दोनों तरफ करंट अपोजिट होते हैं, IC IC। अब इसका भी अब IC लेफ्ट में हो जाएगा, तो इधर से कितना आ गया, 2IC, तो ब्रश में फिर भी कितना आया, 2IC। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान ब्रश का करंट कभी चेंज नहीं होता। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्यूटेशन, during the entire process of commutation, current through the brush never changes, current through the brush never changes। ठीक है, लेकिन कॉइल का करंट हमारा रिवर्स हो जाता है। अब बात है इस पूरे फिनोमिना में कितना टाइम लगा, इसको हम ये बोलते हैं कम्यूटेशन पीरियड
कितना टाइम लगता है, दैट इज इक्वल टू ब्रश विड्थ ओवर कम्यूटेटर स्पीड। एक्चुअल में स्पीड ब्रश की थोड़ी है, स्पीड किसकी है, कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर कितनी स्पीड से घूमता है, रोटर की स्पीड से, क्योंकि रोटर के साथ ही तो जुड़ा हुआ है, तो रोटर जितना तेज घूमेगा उतनी ही तेज घूमेगा कम्यूटेटर। तो हमें सिर्फ क्या टाइम निकालना है कम्यूटेशन में, कि ब्रश को एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट जाने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ब्रश की विड्थ के बराबर। अब देखो यहां तो मैंने मान रखा है कि कम्यूटेटर सेगमेंट का जो विड्थ है उतना ही विड्थ कितना किसका है, ब्रश का। बट एग्जैक्टली इतना हो ऐसा जरूरी भी नहीं है, इससे कम ज्यादा भी हो सकता है। अक्सर कम रखा जाता है, ज्यादा नहीं रखते। ज्यादा रखने से क्या होगा, हमेशा ओवरलैप करेगा ब्रश एक से ज्यादा कम्यूटेटर सेगमेंट से, वो चीज अनडिजायरेबल है। तो ब्रश विड्थ इज यूजुअली स्मॉलर देन विड्थ ऑफ ईच कम्यूटेटर सेगमेंट। लेकिन कम्यूटेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ, इसमें एक पॉइंट लिख लेना, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड, it is the time required for the brush to move from one commutator segment to the other, or the time allowed for current reversal, the time allowed for current reversal। टाइम अलाउड अब मैंने क्यों बोला, जब ब्रश एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट जाता है उतनी देर में कॉइल का करंट रिवर्स हो जाना चाहिए। ठीक है, कॉइल का करंट रिवर्स होगा या नहीं वो बात की बात है। आइडियली करंट उतनी ही देर में रिवर्स हो जाना चाहिए जितना टाइम ब्रश को लगा एक सेगमेंट से उठ के दूसरे सेगमेंट में जाने में, वो ट्रैवल का टाइम है ये। इस पे भी ना किसी किसी एग्जाम के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि कम्यूटेशन पीरियड निकाल दो, तो इसका बेसिक फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, और ऊपर नीचे यूनिट के हिसाब से टाइम निकाल देना। अब लेकिन क्या होता है, करंट रिवर्सल अगर किसी कॉइल में कर रहे हो, कॉइल है तो इंडक्टर ही, इंडक्टर हमेशा करंट के चेंज को अपोज करता है। अगर इंडक्टर करंट के चेंज को अपोज कर रहा है, यानी कि कम्यूटेशन में जो टाइम लगेगा उसे मैंने बोला टी कम्यूटेशन, और इसको बोला टीसी। अगर ये टीसी से ज्यादा लगा, यानी ब्रश शिफ्टिंग होने तक करंट रिवर्सल नहीं हो पाया, तो इसे बोलते हैं अंडर कम्यूटेशन, यानी कम्यूटेशन जरूरत से कम है या खराब है। और अगर कम टाइम लगा तो इसे बोलते हैं ओवर कम्यूटेशन। तो लिख भी लेना, TC is the time required for brush to move from one segment to the other, for the brush to move from one segment to the other, and TCOM is the time required, TCOM is the time required by a coil to reverse its करंट डायरेक्शन, टू रिवर्स इट्स करंट डायरेक्शन। ठीक है, तो करंट अगर रिवर्सल पहले हो गया ब्रश शिफ्टिंग से तो ओवर कम्यूटेशन, करंट रिवर्सल में ज्यादा देर लगती है तो अंडर कम्यूटेशन। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी याद रखना, गेट में इस पे क्वेश्चन नहीं बनता है लेकिन अदर एग्जाम्स के अंदर ये चीज पूछी जा सकती है। अब हम आते हैं आगे। अब देखो कम्यूटेशन में दिक्कत क्या होती है ना, कि जब कम्यूटेशन चल रहा होता है, एक चीज मेरी बात समझना, जब कम्यूटेशन चल रहा होता है, जैसे अब देखो ब्रश है कम्यूटेटर नंबर 1 पे और ब्रश है कम्यूटेटर नंबर 2 पे, 1 और 2 के बीच में एक कॉइल A जुड़ी हुई है, ये 1 से भी जुड़ी है और ये 2 से भी जुड़ी है। तो माना बीच में माइका है, लेकिन उस माइका को बाईपास कर दिया ब्रश ने, तो तुम ये कह सकते हो दैट द कॉइल इज शॉर्ट सर्किटेड। तो ये वाला भी पॉइंट लिख लो, द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन, द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन इज शॉर्ट सर्किटेड, इज शॉर्ट सर्किटेड बाय द ब्रश। ठीक है, तो ब्रश ने कॉइल को शॉर्ट सर्किट कर रखा है।
अब दिक्कत ये होती है अगर इस कॉइल का ईएमएफ 0 नहीं हुआ और तुमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो नॉन जीरो वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है एक हाई करंट प्रोड्यूस होना, और वो हाई करंट करवाता है स्पार्किंग। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो, द प्रॉब्लम इन कम्यूटेशन is that if the voltage of coil undergoing commutation is non-zero, then high current is produced which causes sparking, which causes sparking। अब अगर उस हाई करंट को रोकना है तो क्या कर सकते हो, ईएमएफ को अगर नहीं भी बदल सकते तो भी क्या करो, वो सर्कुलेटिंग करंट को कम करना है। सर्कुलेटिंग करंट को कम करने के दो तरीके, अगर ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस हो रहा है, या तो ईएमएफ घटा लो या तो रेजिस्टेंस बढ़ा दो। तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ा दिया जाए तो उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। तो अगला हेडिंग डालना रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। तो इसमें एक पॉइंट लिखो, in order to improve commutation we need to reduce the circulating current produced during commutation, during commutation due to EMF induced in the coil, by increasing the resistance in the current path, so we use high voltage carbon brushes instead of low voltage carbon brushes, which reduces current during commutation, अब देखो हम क्या कहने वाले हैं। अब आगे केवीएल जब लगाओगे लूप में, ये जितना पार्ट ब्रश से ओवरलैप कर रहा है इसका रेजिस्टेंस मान लो R1, 2 वाले का जितना ओवरलैप किया R2, और इस कॉइल का रेजिस्टेंस मान लो RC। ठीक है, अब हम पिछले वाला केस ले रहे हैं ऐसे, IC माइनस I2, सॉरी ये वाला IC ही रहेगा, इधर का करंट IC माइनस I2, कॉइल का रेजिस्टेंस RC, और इधर 2IC माइनस I2, पिछले वाला जो केस था। ठीक है, ये जनरल केस मैंने मान लिया कि इतना इतना करंट है। अब केवीएल लगाओ जरा, केवीएल अगर लगाते हो लूप के अंदर, अभी सिर्फ रेजिस्टेंसेस ले रहे हो, इंडक्टेंस का इफेक्ट नहीं ले रहा हूं, अभी सिर्फ किसका ले रहा हूं, रेजिस्टेंस। जरा केवीएल लगाना स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जरा केवीएल लगाएं। 2 वाले से शुरू कर रहा हूं, माइनस से प्लस I2 R2, फिर प्लस से माइनस IC माइनस I2 इंटू RC, फिर प्लस से माइनस इक्वल टू 0। लूप में केवीएल लगा दिया मैंने। अब I2 की टर्म्स कलेक्ट कर लें जरा, R2 प्लस RC प्लस R1 इक्वल टू IC RC प्लस 2R1। ठीक है, माइनस RC आ रहा है और माइनस 2R1 आ रहा है, तो RC प्लस 2R1। तो I2 कितना हो गया, IC RC प्लस 2R1 बाय R1 प्लस R2 प्लस RC। लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये I2 में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट किस में है, कॉइल के करंट में, जो कि दिखाया है मैंने IC माइनस I2। इसका मतलब IC 1 माइनस RC प्लस 2R1 बाय RC प्लस R1 प्लस R2। अगर एलसीएम लोगे तो RC कट जाएगा, तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2 माइनस 2R1, R1 प्लस R2 प्लस RC।
अब R1 प्लस R2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस 2R1 बाय R1 प्लस R2, 1 माइनस RC बाय 1 प्लस RC बाय R1 प्लस R2। ठीक है, यही इक्वेशन बनेगी। अब जनरली क्या होता है कि कॉइल कॉपर की बनी होती है और ब्रश बना होता है कार्बन का, तो कॉइल कॉपर की बनी होने से उसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है एज कंपेयर टू ब्रश वाले हिस्से के रेजिस्टेंस से। तो अगर कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत कम है तो हम ये कह दे रहे हैं इग्नोर RC ओवर R1 प्लस R2। तो यानी कॉइल का करंट कितना हो गया, IC 1 माइनस 2R1 बाय R1 प्लस R2। अब हम लोग क्या कहते हैं कि जब ब्रश ट्रेवल करता है, ब्रश मूव्स फ्रॉम 1 to 2, जब ब्रश 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो 1 के साथ जो कांटेक्ट में एरिया आ रहा है, ब्रश के साथ जो कांटेक्ट में एरिया आ रहा है A1 वो डिक्रीज हो रहा है, और 2 के साथ में जो कांटेक्ट एरिया आ रहा है A2 वो इंक्रीज हो रहा है। भाई अगर 1 से ओवरलैपिंग कम करते जाओगे तो 1 के साथ जो कॉमन एरिया है वो कम होता जाएगा, 2 से ओवरलैपिंग बढ़ने की वजह से 2 के साथ कांटेक्ट एरिया बढ़ता जाएगा। अब हम क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जब यहां रेशो लिखोगे IC 1 माइनस 2 बाय A1, 1 बाय A1 प्लस 1 बाय A2, IC 1 माइनस 2A2 बाय A1 प्लस A2। अब इसके अंदर अगर एक चीज सोचो, होगा क्या, थोड़ा सा ध्यान से समझना। A1 प्लस A2 तो कांस्टेंट ही है ना भाई। A1 प्लस A2 कितना है, A1 प्लस A2 है ब्रश का टोटल एरिया, क्योंकि दोनों के साथ कितना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है उसका सम हमेशा रहेगा कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं IA इज IC 1 माइनस 2A2 बाय टोटल एरिया ए ब्रश। तो हम क्या जानते हैं, एज टाइम इंक्रीजेस 2 के साथ कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा, 2 के साथ कांटेक्ट एरिया अगर बढ़ेगा तो करंट कम होने लगेगा। इसीलिए इस इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाया जाए टाइम के साथ अगर ग्राफ बनाते हैं IA वर्सेस T का, तो पहले ये करंट था IC, अब ये घटने लगता है, लीनियर ग्राफ आता है, ये जो ग्राफ आता है ना ये लीनियर ग्राफ आता है इस टाइप से, ये है माइनस IC मैंने बताया था ना अभी, IA अपॉन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, और यही वाला टाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज TC, और यही टाइम है इसमें T कॉम। लेकिन ये तो अप्रोक्सीमेट इक्वेशन हुई ना, अगर RC को इग्नोर नहीं किया होता तो एक्चुअल ग्राफ जो बनता है बिना इग्नोरिंग RC को वो इस टाइप से बनता है। तो ये वाला क्या है, कंसीडरिंग RC, ठीक है, कंसीडरिंग RC जो ग्राफ आता है इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। अगर कॉइल का रेजिस्टेंस इंक्लूड हो, और ये जो लीनियर आता है ये कायदे से डिजायरेबल होता है, दिस इज द केस ऑफ आइडियल कम्यूटेशन। ठीक है, और इसको ऐसे भी सोच सकते हो, मुझे कैसे पता लीनियर आएगा, देखो ये जो एरिया है ना ये टाइम के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। क्यों, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे 2 के साथ ओवरलैपिंग बढ़ेगी, तो A2 इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर एक चीज सोच के देखो, अगर यहां 1 माइनस 2T आ गया, 1 माइनस 2T का मतलब एक डिक्रीजिंग लाइन विद टाइम,
तो टाइम के साथ ये डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, बट ये अप्रोक्सीमेट इक्वेशन का एग्जैक्ट इक्वेशन से ग्राफ नॉन लीनियर आता है, जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। तो देखो इसके अंदर डायरेक्टली याद करने की कोई भी चीज जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन क्या है। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में ब्रश का रेजिस्टेंस ज्यादा लिया जाता है, जिससे कि जो कम्यूटेशन के दौरान शॉर्ट सर्किटिंग में करंट बनेगा, दैट करंट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। उसके लिए ब्रश का रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है, दैट इज रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। लेकिन ये चीज सोचो, ब्रश का रेजिस्टेंस अगर हाई रखोगे तो ब्रश का ड्रॉप बढ़ेगा, ब्रश का ड्रॉप बढ़ेगा तो ब्रश की एफिशिएंसी कम होगी। इसका मतलब यह हुआ एफिशिएंसी जहां क्रूशियल है वहां रेजिस्टेंस कम्यूटेशन इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी। इसलिए रेजिस्टेंस कम्यूटेशन छोटी मशीन में कर लेते हैं, बट बड़ी मशीन जहां की एफिशिएंसी बहुत क्रूशियल हो जाती है वहां रेजिस्टेंस कम्यूटेशन यूज नहीं करते। तो इसमें लिख भी लेना, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन इज एम्प्लॉयड, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन इज एम्प्लॉयड in fractional kilowatt DC machine, in fractional kilowatt DC machine because by increasing brush resistance efficiency of the machine will decrease. By increasing brush resistance efficiency of the machine will decrease. देखो अभी तक हमने जितनी भी बात की तो हमने किस बारे में बात की, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को लेते हुए। अब मैं तुमसे ये कहता हूं भाई वाइंडिंग में रेजिस्टेंस के साथ साथ किसी भी कॉइल में इंडक्टेंस भी तो होती है, ट्रांसफार्मर में भी तो यही कर रहे थे, वाइंडिंग की इंडक्टेंस ले रहे थे ना। तो अगर इंडक्टेंस होती है तो इंडक्टेंस कहां है? अक्सर क्या होता है इंडक्टेंस को डीसी मशीन में इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? कि अगर कांस्टेंट करंट माना जाए या डीसी करंट माना जाए तो डीसी में इंडक्टर इज ट्रीटेड एज शॉर्ट सर्किट। तो ये भी पॉइंट लिख लो। Usually in DC machine, we assume current as constant. We assume current as constant. So the inductor is treated as short circuit, and it does not appear in equivalent circuit. It does not appear in equivalent circuit. लेकिन अभी तो हम ये जान रहे हैं कि कम्यूटेशन के दौरान करंट चेंज हो रहा है आईसी से माइनस आईसी, और अगर करंट चेंज हो रहा है यानी करंट कांस्टेंट नहीं है तो इंडक्टेंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इसीलिए अगला कम्यूटेशन में हम बात करते हैं डिलेड कम्यूटेशन। अब ये डिलेड कम्यूटेशन में क्या बात आती है कि अगर कॉइल के इंडक्टेंस को इग्नोर ना करें तो इंडक्टेंस करंट चेंज को हमेशा अपोज करेगा, और अगर इंडक्टेंस करंट चेंज को अपोज कर रहा है इसकी वजह से कम्यूटेशन टीसी टाइम के अंदर नहीं हो पाएगा, उससे ज्यादा टाइम लग जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज डिलेड कम्यूटेशन। तो लिखना, ड्यूरिंग कम्यूटेशन कॉइल करंट चेंजेस from IC to minus IC or vice versa. So inductance of the coil can no longer be ignored, and the coil inductance opposes the change of current by inducing an EMF called as reactance EMF or reactance voltage. By inducing an EMF called as reactance voltage, and this EMF delays the commutation. तो हम कहते हैं कितना होता है रिएक्टेंस वोल्टेज, ये नाम याद रखना। रिएक्टेंस वोल्टेज किसके कारण आता है? कॉइल की इंडक्टेंस के। तो ये होता है LC TIA बाय dt। ठीक है, कॉइल की इंडक्टेंस एक EMF बनाएगी जो कम्यूटेशन को अपोज करेगा। अब इससे होता क्या है, जो कम्यूटेशन कायदे से लीनियर जाना चाहिए था, ठीक है,
अगर कम्यूटेशन हमारा लीनियर जाना चाहिए था, हमने ऐसे ही बोला था ना, ऐसे जाना चाहिए, ये वाला टाइम अपना लग रहा था टीसी और रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में यही बन गया था टी कॉम। लेकिन अब जो टाइम लगेगा वो इससे ज्यादा लगेगा और इंडक्टेंस की वजह से नॉन लीनियर जाता है इस टाइप से। अब देखो करंट माइनस आईसी नहीं पहुंचा, लेकिन जब ब्रश कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा तब इसे अचानक से आना पड़ेगा, और अगर ये अचानक से नीचे आया तब क्या होगा, ये स्मूथली नीचे नहीं आएगा। अगर ये अचानक से आया तो इट विल कॉज स्पार्किंग, क्योंकि करंट जब कभी सडनली चेंज होने की कोशिश करता है तो इट इंड्यूसेस हाई वोल्टेज। अगर हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हुई तो आसपास की जो एयर है वो आयनाइज हो जाएगी, और अगर वो एयर आयनाइज हो गई तो वहां पे हमें स्पार्किंग ऑब्जर्व होगी। ठीक है, यानी अगर टीसी टाइम में कम्यूटेशन पूरा नहीं हुआ तो करंट को सडनली चेंज होना होगा, विच विल कॉज हाई वोल्टेज। और ये हाई वोल्टेज जो बीच में लगी माइका की इंसुलेशन है, दो कम्यूटेटर के बीच की जो माइका की इंसुलेशन है, उसको भी डैमेज कर सकती है। एक चीज सोचो ना, इस कॉइल की जो वोल्टेज है वो 1 और 2 के बीच की वोल्टेज है। 1 और 2 के बीच में क्या है, माइका। तो अगर इस कॉइल की वोल्टेज हाई हो गई तो माइका की वोल्टेज हाई हो गई, और अगर वोल्टेज हाई हो गई इट कैन लीड टू डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो इसमें लिखना, इफ करंट इज नॉट रिवर्स्ड बाय द टाइम टीसी, if current is not reversed by the time tc, the current reverses suddenly, the current reverses suddenly, leading to high voltage across the coil, leading to high voltage across the coil, or high voltage between commutator segment, high voltage between commutator segment, causing sparking, or it can damage mica insulation, or it can damage mica insulation। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से डिलेड कम्यूटेशन बहुत ही रिस्की है। तो डिलेड कम्यूटेशन बचाने का तरीका, अगर किसी तरह से इस रिएक्टेंस वोल्टेज को काट पाए, कैंसिल आउट कर पाए, तो डिलेड कम्यूटेशन अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, लीनियर कम्यूटेशन हमेशा आइडियल होता है, और यहां ब्लू वाले कर्व पे मार्क भी कर लेना, इट इज डिलेड कम्यूटेशन। तो जब हम आगे चलेंगे ना तो हम ये देखेंगे भी कि इस रिएक्टेंस वोल्टेज को कैंसिल करने का तरीका क्या होता है। बस ये वाला पॉइंट भले ही लिख लो, टू अवॉइड डिलेड कम्यूटेशन वी मस्ट कंपेंसेट रिएक्टेंस वोल्टेज। ठीक है, वी मस्ट कंपेंसेट रिएक्टेंस वोल्टेज। बात मेरी क्लियर हुई? ठीक है, इतनी बात एकदम बढ़िया से क्लियर है ना। तो कम्यूटेशन में इतना ही पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? कम्यूटेशन का मतलब रिवर्सल ऑफ करंट। दिक्कत क्या आती है? दिक्कत यह आती है रिवर्सल के दौरान कॉइल शॉर्ट सर्किट होती है जिससे स्पार्किंग हो सकती है। इसमें रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं जिससे शॉर्टिंग के दौरान जो करंट है वो रिड्यूस हो जाए। डिलेड कम्यूटेशन क्या होता है, करंट चेंज के कारण एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जो करंट चेंज को अपोज करता है। तो कम्यूटेशन विद इन टाइम कंप्लीट नहीं हो पाता जिस वजह से स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में एनालिसिस या फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करता हूं। अगले लेक्चर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग उठाने वाले हैं जो कि डीसी मशीन के अंदर एक तरह से कंसेप्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो अगला लेक्चर जरूर देखना। आर्मेचर रिएक्शन को बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से डील करेंगे, एक एक एस्पेक्ट समझेंगे। और जो लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर लगता है कि आर्मेचर रिएक्शन टफ है तो अब नहीं लगेगा अगर अगले 2-3 वीडियो जिसमें भी हम आर्मेचर रिएक्शन कवर करेंगे उतना अगर अच्छे से कवर करते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।